नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक तरह का केमिकल कोड है जो हमारे आसपास के हर चीज के राज खोलता है। सोचिए, 19वीं सदी के साइंटिस्ट्स के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उन्हें नए नए केमिकल एलिमेंट्स तो मिल रहे थे, लेकिन उनमें कोई पैटर्न, कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा था। बिल्कुल एक ऐसी पजल की तरह जिसके सारे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हों। तो चलिए इस कहानी को ना बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1800। उस वक्त तक साइंटिस्ट को सिर्फ 31 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में पता था। चलिए 31 ऐसा नंबर है जिसे मैनेज किया जा सकता है, पर यह लिस्ट लगातार बढ़ रही थी। और फिर देखते ही देखते साल 1865 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया। अब थे 63 एलिमेंट्स। सोचकर देखिए, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन का एक ढेर बन गया था, जिसे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी हो गया था। तो बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, जहां शुरुआती साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स के बीच छिपे हुए एक पैटर्न को ढूंढना शुरू किया। प्रॉब्लम यह थी कि साइंटिस्ट को इतना तो समझ आ रहा था कि एलिमेंट्स के बीच कुछ तो कनेक्शन है। कुछ एलिमेंट्स ना बिल्कुल एक फैमिली की तरह बिहेव करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थीं। लेकिन कोई ऐसा मास्टर प्लान, कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो इन सब अलग अलग फैमिलीज को एक साथ जोड़ सके। तो चलिए मिलते हैं इस केस के पहले डिटेक्टिव से, वो लोग जिन्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन अधूरे क्लूज मिले थे। शुरू में दो कोशिशें बहुत इंपॉर्टेंट थीं। पहले 1829 में डॉबेराइनर आए। उन्होंने नोटिस किया कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप यानी ट्रायड्स आपस में कनेक्टेड थे। फिर 1865 में न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को उनके वजन के हिसाब से अरेंज किया और पाया कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स की तरह। मतलब ये दोनों इशारा कर रहे थे कि यहाँ कोई ना कोई गहरा राज जरूर है। तो बात यह है कि ये आइडियाज थे तो बहुत प्रॉमिसिंग, बिल्कुल सही डायरेक्शन में थे, पर पूरी पजल सॉल्व नहीं कर पाए। डॉबराइनर का रूल सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स पर काम करता था, और न्यूलैंड्स का म्यूजिकल रूल वो कैल्शियम के बाद फेल हो जाता था। साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी भी उसे एक मास्टर की तलाश थी। और फिर सीन में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, दिमित्री मेंडलीव। साल था 1869 और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। देखने में सिंपल, पर आइडिया बहुत गहरा था। इसका मतलब साफ था, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से लाइन में लगाया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी, पीरियोडिकली। लेकिन मेंडलीव का जीनियस सिर्फ एलिमेंट्स को लाइन में लगाना नहीं था, उनका अप्रोच बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। पहली बात, उन्होंने प्रॉपर्टीज के पैटर्न पर वेट के ऑर्डर से ज्यादा भरोसा किया। और उनका मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने टेबल में खाली जगह छोड़ दी। उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा, यहां एक एलिमेंट आएगा जो अभी तक खोजा नहीं गया है, और मैं बता सकता हूं कि वो कैसा होगा। चलिए उनकी एक प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक गैप छोड़ा और उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को नाम दिया एका एल्यूमिनियम। और सुनिए, उन्होंने इसका एटॉमिक वेट, इसकी डेंसिटी, यहां तक कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला तक प्रिडिक्ट कर दिया। साइंस में इतना बोल्ड मूव लेना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर कमाल हो गया। कुछ सालों बाद जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव्स के प्रिडिक्शन से शॉकिंगली मैच कर रही थीं। एटॉमिक वेट, डेंसिटी, ऑक्साइड फॉर्मूला, सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। ये वो वाव मोमेंट था, वो पक्का सबूत जिसका सबको इंतजार था। गैलियम की और उसके बाद जर्मेनियम की डिस्कवरी ने मेंडलीव के पूरे सिस्टम पर आखिरी मोहर लगा दी। ये साफ हो गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने सच में नेचर के एक फंडामेंटल कोड को क्रैक कर लिया था, और अब पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। मेंडलीव की ब्रिलियंट टेबल में भी ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां थी। इन्हें ठीक करने के लिए एक मॉडर्न सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि इस पजल का आखिरी पीस कैसे फिट हुआ। देखिए, मेंडलीव ने भी नोटिस किया था कि कुछ एलिमेंट्स जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन एटॉमिक वेट के हिसाब से गलत ऑर्डर में लग रहे थे। आयोडीन का वजन टेल्यूरियम से कम था, फिर भी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसे टेल्यूरियम के बाद आना चाहिए था। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर इशारा कर रही थी कि शायद एटॉमिक वेट ही सब कुछ नहीं है। और फिर 1913 में स्टेज पर आते हैं हेनरी मोज़ले।
उन्होंने डिस्कवर किया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान, उसकी ट्रू आइडेंटिटी, उसका वेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स का संख्या है, जिसे हम आज एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी। और इस एक सिंपल से लेकिन प्रोफाउंड चेंज ने सब कुछ ठीक कर दिया। जैसे ही टेबल को एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, टेलोरियम और आयोडीन जैसी सारी प्रॉब्लम्स पुफ गायब हो गईं। टेबल अब फाइनली परफेक्ट थी। तो अब जब हमारे पास ये परफेक्ट टेबल है, तो चलिए इस केमिकल मैप को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रेडिक्टिव पावर कितनी कमाल की है। टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एलिमेंट का एनर्जी लेवल बदलता है, जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल को बताता है। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी ऊपर से नीचे आती हुई लाइंस, उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। और असली जादू यही है, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एक केमिकल फैमिली की तरह होते हैं, क्योंकि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर काफी हद तक सेम होते हैं। तो आखिर में सारी बात का सार यह है कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मैप है, एक गाइड है। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन देखकर हम उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। ये केमिस्ट्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रेडिक्टिव टूल है। ये बात बिल्कुल सच है कि पीरियोडिक टेबल शायद केमिस्ट्री का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, और ये सही भी है। ये सालों की मेहनत, जीनियस और साइंटिफिक डिस्कवरी का नतीजा है। सच में साइंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। पीरियोडिक टेबल पूरी तो लगती है, पर इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट आज भी लैब्स में नए सुपर हैवी एलिमेंट्स बना रहे हैं, इस इनक्रेडिबल मैप की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए फ्यूचर में और कौन से राज खुलेंगे।